तो बच्चे लोग आप लोग मस्त होंगे ऐसा मान के चलते हैं और ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। चलो देखो बात यह है कि क्लास 11 का एग्ज़ाम है, एकदम नज़दीक आ चुका है। 23 तारीख अभी 2 बज रहा है और आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को हो, यानी कि 48 घंटा से कम बचा हुआ है। तो अब सीधा सीधा हम लोग टारगेट पर बात करते हैं और बात आपके साथ अभी होगा केमिस्ट्री का। तो KRJ ज्ञान प्रवाह KRJ इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और चलते हैं तुरंत बड़ी स्पीड में फटाफट हम लोग बात करते हैं आज केमिस्ट्री का। तो देखो बच्चा, आज जो केमिस्ट्री में बात होगा ना वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बेसिकली जो भी 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 40 जितना भी क्वेश्चन आ जाए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा यहाँ से बन जाएगा। और अगर टाइम बच जाएगा तो कुछ रिडॉक्स का बात कर लेंगे हम लोग। और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो अब तुम लोग अभी काम ही क्या यार, अभी पढ़ना ही है तो अभी पढ़ो। आज मैच भी नहीं है इसलिए आज पढ़ाई करना है। 2 बज रहा है, जो बच्चे नहीं खाए होंगे बगल में खाना लेके बैठ जाना, ठीक है। देखो हम भूखे हैं तो आप खाना खाइए, बीच में पानी पी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अलग अलग सेक्शन में। पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पर। जो भी क्वेश्चन आता है बेसिक कॉन्सेप्ट से वो यहाँ से ही आएगा। इसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही हम लोग उसका भी क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर टाइम बचेगा ही तो हम लोग रिडॉक्स पर भी बात कर लेंगे। इतना आज हो जाएगा, मतलब 10, 12, 15 तो यहाँ से फिक्स है कि आएगा ही। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? जो लिखा हुआ उस पर तो देख ही लिया होगा, पढ़ना आता ही होगा सबको। तो देखो यहीं से हम लोग बात आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर बात किया जाए, किसका बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब यहां ध्यान देना कि केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं तो सबसे पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, ऐसा पहले माना गया और इस थ्योरी को नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। जो बोल रहे उसको भी ध्यान से सुनना। लेकिन बाद में एक महानुभाव आए, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हॉलर, और उन्होंने यूरिया बना लिया। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड यूरिया। और इसके बाद केमिस्ट्री का एक बड़ा सा ब्रांच ही बन गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आज आप लोग पढ़ने के लिए खड़े। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री है, जिसमें कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, आपको पता है, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये भी 4 होता है। और इसके कारण कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है, जम के कंपाउंड ये बना लेता है। ये सारा चीज आपको पहले से पता है, बस रिमाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने लगा है आजकल वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। मतलब देखो सिंपल गौर करो कि कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा तो उसमें चार्ज बनना चाहिए, यानी कि बाइपोलर बनना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव अपियर होगा तो ही अट्रैक्शन होगा, फोर्स बनेगा, बॉन्डिंग होगा। इसके लिए एक टर्म आता है केमिस्ट्री में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बच्चे पढ़े होंगे वो बस रिवीजन के मोड में रहो। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का अर्थ है, देखो बच्चा सारा का सारा एकदम जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो तो बढ़िया है। जो नहीं जुड़ा हुआ अपने दोस्त को, अपने परिवार वाले को, सबको जोड़ो, ठीक है, लेकिन अलग अलग सिस्टम से, क्योंकि उतना तो लाइक बढ़ना चाहिए। जम के शेयर करो क्योंकि आपके लिए ही है, अच्छा क्लास है, यहाँ के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना? मूवमेंट हो जाना। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जो मामला है ना, तो बेसिकली 3 तरह का मामला होता है। एक को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को ही हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, और तीसरा होता है हाइपर कंजुगेशन। ये आप लोग जानते होंगे मैक्सिमम बच्चे कि ऐसा 3 आता है। कौन कौन सा बात कर रहे हैं? इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों इफेक्ट को हम लोग परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिग्मा बॉन्ड से होता है, पता होगा आपको। मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पाई बॉन्ड से होता है। और हाइपर कंजुगेशन के केस में सिग्मा और पाई दोनों कंजुगेशन होता है, यानी कि सिग्मा भी काम करता है, पाई भी काम करता है। अब आप इसमें देखे होंगे कि ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा चलता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा कर ले, जरूरी होता है ये करना, तो आप ये देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि तुम लोग साथ में पढ़ो, रिवाइज करो, और बाद में अगर रिकॉर्डेड वीडियो तो रहेगा ही आपके पास, तो आप उसको पॉज करके पीछे चल जाना अगर जरूरत पड़े तो। अब देखो इसमें क्या है कि जब तुम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का बात करते हो, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में तुम लोग ये बात पढ़ा होगा कि जो
अगर कोई भी ग्रुप हम ले लें, जैसे मान लो NO2 लेते हैं, सिंपल, तो इसको हम लोग किसके साथ बॉन्ड कर लेते हैं, कार्बन के साथ। तो आप क्या देखते हैं, कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जा रहा है, नाइट्रोजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप को माइनस आई बोलते हैं। जैसे आपके पास CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप है, ये सारा क्या हो जाएगा, माइनस आई होगा, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग एक्सेप्टर बोलेंगे, या इसी को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG बोला जाता है। उसी तरह मान लो मेरे पास एक ग्रुप आ गया OCH3। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जब इसको आप कार्बन से अटैच करते हो तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी घट गया है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसका अर्थ क्या है कि कार्बन इस बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और इसमें याद रखना, जैसे CH3 कोई भी अल्काइल ग्रुप हो जाए, OCH3 हो जाए, एमाइंस हो जाए, ये सारा का सारा क्या हो जाता है, प्लस आई होता है। क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान देना। अब इसी चीज में जब हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पर लाते हैं, रेजोनेंस पर लाते हैं, तो रेजोनेंस में भी वही चीज है। जैसे मान लो मेरे पास है एक ऐसा ग्रुप हम तैयार कर रहे हैं, ये COH है, यानी कि बेंजल्डिहाइड। तो आप देखो कि ये ऑक्सीजन बॉन्ड को खींच रहा है। तो अगर ऑक्सीजन बॉन्ड को खींच रहा है, तो इस केस में भी जो आपके पास है CHO है, या COOH है, या NO2 है, ये सारा ग्रुप क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर होगा, जिसको यहां पर -M इफेक्ट बोलेंगे। और अगर मान लो एक ग्रुप ऐसा लेते हैं, इसको एनिलीन बोला जाता है, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। तो देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, मतलब NH2 क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा। तो ऐसे को यहाँ पर हम लोग डोनर यानी कि +M इफेक्ट बोलेंगे। नॉर्मली समझना, अगर किसी के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो वो डोनर है, और किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है तो वो एक्सेप्टर है। ये सामान्य परिभाषा है। अब अगर यहाँ पर एक हाइपर कंजुगेशन का केस भी देख लें, मान लो मेरे पास ऐसा ग्रुप है CH2 3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसको अगर आप ऐसा लिख दो तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आपको पता है कि यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन दिख रहा है, जिसमें ये कार्बन के पास केवल डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। देखो अभी करना नहीं है, तेरे एग्जाम में आएगा नहीं, बस केवल याद रखना कि देखो इसमें सिग्मा और पाई दोनों का काम हो रहा है। ये हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। और हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन में दिखेगा आपको, एल्कीन में दिखेगा आपको, ठीक है, फ्री रेडिकल में दिखेगा आपको। ये 3 याद रख लेना, एनफ है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। तो इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन आपके पास है। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और बात कर ले, तो जैसे और अगर कुछ क्वेश्चन में आएगा तो वहां से भी हम लोग का काम चल जाएगा। एक आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, काफी आता है क्वेश्चन कि एक टर्म है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा टर्म आता है न्यूक्लियोफाइल। कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे आपके पास NO2 प्लस हो जाए CH3 प्लस हो जाए, कोई भी प्लस हो जाए, अपने नाम के ऊपर ही प्लस लगा दो, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल क्या है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ जाए। जैसे आपके पास NH2 है, Cl माइनस है, Cn माइनस है, सारा का सारा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरली, एक वर्ड यूज कर दे रहे हैं जनरली, बहुत सारा में एक्सेप्शन आएगा, क्वेश्चन बनता है जब अच्छे एग्जाम में। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा एसिडिक नेचर का होगा, लुईस एसिड, और न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो लुईस बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होगा। जो भी बात बोल रहे हैं बोर्ड पर ने जो बात बोल रहे हैं उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। अब ये इसके बाद एक होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का अर्थ होता है रिएक्शन के दौरान, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से इतर, यानी कि इसके अलावा कुछ स्पीशीज बनता है रिएक्शन के दौरान जो आपको दिखता नहीं, केवल रिएक्शन के दौरान वो बनता है। ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो अगर नॉइस का प्रॉब्लम हो रहा होगा, इधर उधर आवाज आ रहा होगा तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है, बस ध्यान देना पढ़ाई पर, क्योंकि ये सब बाद में होता रहेगा कि नॉइस आ रहा है, ये आ रहा है। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन होता है कि सर अबे छोड़ो यार, इतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी पर काम नहीं है, पहले पढ़ाई पर बात करेंगे। तो देखो इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट में 3 चीज हम लोग पढ़ते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बनाए और एक नेगेटिव चार्ज रखे तो कार्बन आयन, और कार्बन ऐसा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रख दे तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या क्या है, कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल। अब कार्बोकेटाइन 3 तरह का है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल टर्सरी होगा, गौर से बात को समझना।
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन उसके बाद, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होगा। कार्बन आयन जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसमें प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी, और फ्री रेडिकल काम करेगा कार्बोकेटाइन की तरह। ये भी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तो ये आएगा इसीलिए करवा रहे हैं कि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी जो होता है वो स्टेबल होता है। अब मान लो तेरा इसी पर क्वेश्चन कर दे कि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिखने से लग रहा है कि 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, sp2 है, कार्बन आयन में क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और फ्री रेडिकल में फिर से sp2 हो जाएगा। ये सारे बात को बार बार जो बोल रहे हैं उसको गौर से सुनना, सारा चीज लिखने में टाइम पास नहीं करेंगे, बोल रहे हैं इस बात को नोटिस करना, और आपका एग्जाम जबरदस्त जाएगा, ये कंफर्म रहा, ठीक है। तो देखो बेसिक में बहुत ज्यादा का और जरूरत नहीं पड़ता है, और देखते हैं फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करके। अगर क्वेश्चन में भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा होगा, ब्लैंक पेज रखा हुआ था पढ़ाने के लिए लेकिन जरूरत नहीं महसूस हो रहा है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कोई भी जरूरत महसूस होगा थ्योरी का, तो साथ साथ करते जाए। जैसे लिखा हुआ है कि द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू, तो पहले स्टार्ट में ही बोल दिए कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी क्यों होता है, तो कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज वही होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही आंसर है। Which of the following represent a homologous series? देखो ये चीज वहां नहीं बोली, यहाँ काम आ जाएगा। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या होगा, कि जो लगातार सीरीज ऑफ कंपाउंड होगा उसके बीच में कितना का डिफरेंस होता है, CH2, ऐसा क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। अब चेक करो इसमें CH4 C2H6 सामने दिख गया, पहला ही आंसर होगा, क्योंकि CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ 1 कार्बन और 4 से 6 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि आंसर यही होगा। क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, इसलिए इस पर क्यों दिमाग खराब करें आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, वो है कि मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ये किसमें डिफरेंट होता है, डिफर बाय कैसा होगा, CH2 ग्रुप, अभी अभी चर्चा हुआ। देखो थोड़ा स्पीड चलेगा, ठीक है, बहुत सारा टॉपिक्स है, साल भर के टॉपिक्स को अगर 2-3 वीडियो में पढ़ाना हो तो आराम से तो पढ़ाई हो नहीं सकता है। आप भी स्पीड रहो, इधर से भी स्पीड रहेगा, पूरा जम के कुस्तम कुश्ती कर ले, हमारे भाषा में बोला जाता है कुस्तम कुश्ता करना, मारपीट करना। अब देखो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप बोला जा रहा है, तो आपको पता है कि अल्कोहल क्या फंक्शनल ग्रुप है, कुछ फंक्शनल ग्रुप आप याद भी कर लो, जैसे इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, पता होगा सबको, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, नहीं भी लिख रहे तो गौर से सुनना। COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ग्रुप है ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जिसको हम लोग कीटोन के काम में भी काम कर लेंगे। ये जो होगा इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ये एमाइंस ग्रुप होता है, ये नाइट्रो ग्रुप होता है, ये CN जो होता है जिसको नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। तो सारा नाम याद कर लेना, क्या क्या बोले, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, ये कीटोन है, जनरली कार्बोनाइल बोलेंगे, ईथर है, एमाइंस है, नाइट्रो है, नाइट्राइल्स है, इसी में से कुछ भी आएगा। तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है, आपका नहीं सबका है। नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अभी अभी बोले वही क्वेश्चन है, तो क्या लिखा हुआ, CHO। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवैलेंट बॉन्ड का बात कर रहा है, तो ये किस में होगा, तो देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो सब में होता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से ही होता है। तो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, लेकिन इसमें से एक चुनना है, तो आपके लिए आंसर कौन सा होगा, इंडक्टिव, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड का बात कर रहा है, ठीक है। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पीड है, अगर किसी को लगे तो थोड़ा स्लो करेंगे, बाद में देखते हैं, जरूरत नहीं, ये सब सारा क्वेश्चन किया हुआ है। द इंडक्टिव इफेक्ट इज, पहले बता दिए कि इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन कैसा है, परमानेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हो जाएगा, परमानेंट इफेक्ट। विच ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट, देखो अभी अभी बताया, वो सारा थ्योरी स्टार्ट में ही कर दिए कि इसमें से कौन सा प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई देखो NO2 कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। उसके बाद CH3 क्या है, प्लस आई। COOH क्या है, माइनस आई। CN क्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो एक ही ग्रुप कौन सा हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट, CH3, ठीक है। जरूर कर लीजिए ये सारे टॉपिक्स को, आज इधर उधर का बात नहीं, क्वेश्चन पर डायरेक्ट टारगेट कर रहा है, ठीक है। अब है कि अगला क्वेश्चन वही आ गया माइनस आई वाला, कि इसमें से कौन सा माइनस आई इफेक्ट है, तो देख लो पहले ही आ गया कि NO2 क्या माइनस आई है, C2H5 क्या हो जाएगा, प्लस आई, क्योंकि अल्काइल है, CH3 भी क्या हो जाएगा, प्लस आई, और OCH3 क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। सारा चीज क्लियर है बच्चा, एकदम बेटा आराम से काम कीजिए, मजा आएगा। नहीं भी आएगा तो जबरदस्ती बोलना यस सर मजा आ रहा, सब कमेंट में कर दो कि मजा आ रहा। क्वेश्चन का आंसर
पता ही होगा इसलिए बोल रहे कि लिखो लिखो लिखो, जम के शेयर करना, समझेगा तो पाप लगेगा। एग्जाम से पहले बोल रहे हैं कि शेयर करो और जितना देख रहा है सब लाइक करना, नहीं तो बार बार एक बात बोलते हैं ना श्राप दे देंगे। और एग्जाम परसों, अभी डर के रहना मेरे से, समझा। अगला है रेजोनेंस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ। अब रेजोनेंस किसका होता है, तो स्टार्ट में इंडक्टिव इफेक्ट किससे होता है बच्चा, सिग्मा से, और रेजोनेंस किससे होता है, पाई से। देखो वही होगा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होगा, स्पेलिंग पर मत देखे ध्यान देना। ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन से मूवमेंट से कौन सा होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अगले पर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट इन देयर पोजीशन ऑफ। रेजोनेंस में अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसके मूवमेंट से बनता है, तो देखो मूवमेंट जो होता है वो पाई बॉन्ड का होता है, और वो पूरी का तरह से मूवमेंट किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो स्ट्रक्चर अलग अलग किसके कारण बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, क्योंकि हम लोग टॉपिक की क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में होगा, चाहे इंडक्टिव हो, चाहे मेसोमेरिक हो, चाहे हाइपर कंजुगेशन। अगला हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज। देखो हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है बच्चा, कि ये जो H है ये मान लो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड यहां निकलता है, ये बॉन्ड टूट के इस पर जाता है, तो H प्लस और CH2 के बीच में देखना एक बॉन्ड नहीं रहा, मतलब यहां से बॉन्ड ही खत्म हो गया। तो बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड नहीं है तो नो बॉन्ड, और ये प्रोसेस कैसा, रेजोनेंस, इसलिए इसको नाम क्या दे देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या हो गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नेक्स्ट आते हैं, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व किसके में इन्वॉल्व होगा, तो आप पढ़ चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट किसके कारण, सिग्मा, मेसोमेरिक किसके कारण, पाई। तो हाइपर कंजुगेशन किसके कारण है, सिग्मा और पाई दोनों के कारण। एंड इलेक्ट्रोफाइल इज ए स्पीशीज व्हिच, आगे इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब आप डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो लिखा हुआ डोनेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज ओनली हैज लोन पेयर। तो देखो हैज नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, हैज लोन पेयर हो ही नहीं सकता। अब डोनेट इलेक्ट्रॉन कर रहा है कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है, इस पर बात करते हैं। तो अगर हम ले कि इलेक्ट्रो स्पीशीज कब है, जब ये एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखेगा, तो हम यही लेके चलेंगे, डोनेट वाला नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या मानते हैं, लुईस एसिड मानते हैं, और एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या होगा, अब बोलिएगा सर जब वो डोनेट किया होगा तब तो पॉजिटिव चार्ज बना होगा, उस पर बात नहीं करते। वर्तमान में वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पूछा जा रहा है इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है। काहे टेंशन ले, पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो इलेक्ट्रोफाइल है, बकवास करके फायदा नहीं है। एंड न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीशीज व्हिच, इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एज पॉजिटिव चार्ज ओनली एंड हैज लोन पेयर। देखो अभी अभी बोले हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक के पास क्या होता है, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनर ऑफ, तो क्या हो जाएगा, डोनेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। बोर मत होना, क्वेश्चन ऐसा आता है इसलिए ऐसा दिया जा रहा है, इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो ये NH3 पर एक लोन पेयर होगा। अब बोलना है सर कैसे होता है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है, मतलब NH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। एक कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या है बच्चा, तो अभी अभी क्या बोले, एक प्लस चार्ज कार्बन पर और 3 बॉन्ड। देखो तो ऐसा है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज, न्यूट्रल रेडिकल नेगेटिव चार्ज, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, बहुत बुद्धि का जरूरत नहीं है, जस्ट रिवीजन करो, नेट प्रैक्टिस आपका हो रहा है कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो कोई बोलेगा सर इतना आसान क्वेश्चन आता इतना आसान नहीं है। आप मेरे लास्ट वीडियो में देखे होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसमें ऐसा ही था। देखो लिखा हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अभी अभी बोले हैं कि सबसे ज्यादा कौन होता है, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और कार्बोनाइन के केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो कार्बोनाइन कैरी, कार्बोनाइन कौन होगा, जिसके ऊपर एक कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। बस रिवीजन है, जल्दीबाजी में जरूर कीजिए, अपने भी कीजिए, दूसरे को भी करवाइए। परोपकार परम धर्म, बोला जाता है कि जो दूसरे का सेवा करता है बहुत अच्छा धर्म होता है, तो खूब परोपकार करो। अब मत बोलना सर ये कौन सा है, चैरिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना बच्चा, तुम लोग हिंदी अगर विशुद्ध हिंदी बोलेंगे तो उसमें भी समझ में नहीं आएगा, और इंग्लिश भी समझ में नहीं आएगा, तो बीच बिचौआ बोलना पड़ता है, इसलिए आजकल बोलते हैं इंग्लिश सब बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो परोपकार को सिंपल समझो चैरिटी। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो बच्चा शेयर नहीं करेगा अभी श्राप नहीं देंगे, ये गलत बात है। अब देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, तो फ्री रेडिकल में आपको पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो तो कहीं पर है
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लोन पेयर नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू लोन पेयर। देखो अनपेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा। द मेसोमेरिक इफेक्ट इज अनदर नेम। मेसोमेरिक इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। शुरुआत में बोले तो 22 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हमको लग रहा है 10-12 मिनट हुआ होगा, स्पीड ठीक है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में होता है? तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंडक्टिव, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्पररी इफेक्ट, इसमें अगर देखा जाए तो रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उठ के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, यानी कि रेजोनेंस में ही कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। द OH ग्रुप शो व्हिच टाइप ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। बोला जा रहा है कि OH कैसा इफेक्ट है। तो OH अगर तुम देखो, मान लो अगर हम ऐसा एक कंपाउंड बनाएं, यहां पर OH डालें, OH पर एक लोन पेयर होता है, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देने का अर्थ क्या हो जाएगा? प्लस एम, यानी कि डोनर। तो OH कौन सा है बच्चा? प्लस एम है। ऐसा पहले भी कर चुके हैं। अगला है रिएक्शन इंटरमीडिएट आर जनरली। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का अर्थ होता है बीच में, बड़ा स्टेबल होगा, बट सॉरी बहुत ही रिएक्टिव होगा। तो आपको याद रखना है, पहले भी पढ़ाए होंगे, बोले भी होंगे कि कोई भी रिएक्शन के दौरान ऐसा स्पीशीज जो शॉर्ट लिविंग हो, कम देर के लिए रहे, वो इंटरमीडिएट कहलाता है। और जो बच्चा कम देर के लिए होता है ना, वो उछलता जाता है, ठीक है, कूद-फान करेगा इधर से, क्योंकि बेचारे का जिंदगी बोलते हैं ना 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जो 4 दिन का चांदनी होता है ना, वो ज्यादा लाइट दिखाता है कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं। तो याद रखना है, जो जितना कम दिन शॉर्ट लिविंग होगा वो उतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट के बारे में बात क्या कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट कैसा है? शॉर्ट लिविंग है। तो शॉर्ट लिव है, हाईली स्टेबल है, फाइनल प्रोडक्ट है, ऑलवेज न्यूट्रल है। तो ये शॉर्ट लिव होगा और ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा। अगर क्वेश्चन ये ना पूछ के ये ऑप्शन दे दे तो ये भी याद रखना कि इंटरमीडिएट हमेशा कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। तो देखो बेसिकली यहाँ जो हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं, ये सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ था। इसमें सारा बच्चा इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंटरमीडिएट, ये सारा देख लेना। ये आपके जैक बोर्ड का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप आगे के लिए बात कीजिएगा तो आपको पता है कि सम जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस GOC है, बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो इतना ही आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम कर चुके हैं और इससे जुड़ा क्वेश्चन भी बना चुके हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, जो आपके NCERT में एक चैप्टर ही दिया हुआ, हाइड्रोकार्बन। हम लोग चलते हैं पूरे एक्सप्रेस में। कौन से चैप्टर को उठाएंगे? हाइड्रोकार्बन। तो देखो तुम लोग सब के सब पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, कौन सा टॉपिक? हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड, ठीक है। शॉर्ट में लिखा, सेचुरेटेड में कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और अनसेचुरेटेड में कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड वाले में CnH2n+2 होता है, जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। ये इसलिए स्पीड है क्योंकि सब बच्चा जानता है, ऐसा मान के चलते, जस्ट रिवीजन है और क्वेश्चन आएगा वो समझाना। ये होता है CnH2n, इसको एल्कीन बोला जाता है। और यहां पर आता है CnH2n-2, इसको अल्काइन बोला जाता है। अब ये तीनों टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सा? अल्केन, अल्कीन, एल्काइन। बार बार बता दे बच्चा कि वीडियो लंबा होगा और आपको पूरे वीडियो तक रहना है। आपको जरूरत पड़े, आप घर में बैठे हुए बगल से आप कुछ खा भी लीजिएगा, लेट भी जाइएगा, उछलने भी लगिएगा, नाचने भी लगिएगा, तो यहां से क्लास की तरह तो नहीं बोलेंगे निकल जाओ क्लास से बाहर, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप मंद मंद मुस्कुराते हुए 2 गाली भी दे दीजिएगा तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक ही चीज करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है, स्टार्ट हो रहा है, आपके पास टाइम कम है, इसलिए कोई बहाना मत बनाना, केवल पढ़ाई करना। तो देखो हाइड्रोकार्बन में 3 चीज आया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। अब होता क्या है कि तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो एल्केन के बारे में हम लोग बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर जैसे ही करेंगे तो हल्का फुल्का फंक्शनल ग्रुप को भी वही समझा देंगे। तो पहला सेक्शन आता है नोमेनक्लेचर का, फिर एक सेक्शन आएगा प्रिपरेशन मेथड का, कैसे बनाते हैं, 2-3 मेथड जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और हल्का फुल्का यूज वगैरह, यही काम एल्कीन में, यही काम एल्काइन में। और फिर तीनों को मिला के हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं ऐसा मान के चलते हैं, यस 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 लिखते चलिए, ठीक है। और जैसे ही बोले क्वेश्चन में ये मत बोलना है कि सर टाइम नहीं दे रहे हैं, आंसर करेंगे।
नहीं करो, हम यहाँ करते रहे, इसलिए आपको टेंशन मत लेना है। तो सारे बच्चे रेडी हैं? कमेंट करो यस, और जो नहीं किया ना वो चेक करेंगे बाद में, ठीक है? अगर नहीं किया तो बाकी तो, लेकिन आप बोलेंगे सर जानते ही नहीं आप हमको तो कहाँ से होगा, चलो जो भी होगा काहे बकवास कर। तो यहाँ पर शुरुआत किसका कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन का। और हाइड्रोकार्बन पहला टॉपिक कहाँ से लेके हम लोग आते हैं? अल्केन का। शुरुआत करते हैं, तो देखो आता है अल्केन। आगे आपके पास हरा हरा क्या है, कौन सा कलर है, जो भी कलर है, तो लिखा हुआ है कि अल्केन आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास कौन सा बॉन्ड होगा? C सिंगल बॉन्ड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन, यानी कि अल्केन का ही एक और नाम क्या हो गया? पैराफिन। ध्यान रखना, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये सबको पता है। ऑल कार्बन एटम अल्केन आर sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि अल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन सा? sp3 होता है। बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री, एंड ये तो आपको पता है जब sp3 है तो उतना ही एंगल होगा। उसके बाद है कि द सिंपलेस्ट अल्केन इज मीथेन, यानी कि पहला जो अल्केन है उसका नाम क्या है? मीथेन है। सारा चीज है आपके सामने है, इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा सारे लाइन को, इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो सबको पढ़ने आता है इंग्लिश, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ लेना। क्वेश्चन आ सकता है कि अल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन अल्केन का दूसरा नाम होता है, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चले कि इसमें बोला जा रहा है अल्केन में होमोलोगस सीरीज का बात। ये आप पहले से जानते हैं कि जब दो ग्रुप के बीच में कितना का डिफरेंस हो जाए CS2 को, तो इसी को होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। और आप बचपन से पढ़ते हैं कि पहला स्पीशीज क्या होता है? मीथेन, सबको पता है, कोई गाली मत देना कि टाइम पास कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? इथेन। इसी तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 तो याद है सबको। सबके बीच में कितना का डिफरेंस होगा? CS2 का होगा। और इसमें क्या होगा कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा थोड़ा चेंज होता दिख जाएगा जैसे जैसे हायर में जाएगा। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो लिखा होगा। तो अल्केन का ये शुरुआत है। अब है कि अल्केन के प्रिपरेशन से पहले थोड़ा सा बात अगर हम लोग इसके नोमेनक्लेचर पर करते हैं तो आपको पता होगा कि अल्केन के नोमेनक्लेचर को लिखने के दौरान मान लो ये एक कंपाउंड है, आप जानते हैं, बस टाइम पास थोड़ा जरूरी होता है। मान लो इसका नाम लिखना है, तो आपको पता है कि काउंटिंग किधर से करते हैं? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले है। तो ये 1 2 3 4 आवाज अगर गूंज रहा होगा, जैसा कि फील हो रहा है को कि आवाज शायद गूंज रहा होगा, टेंशन मत लेना, नॉइस हो कुछ भी हो, गाली गलौज मत देना, मतलब कुछ मत बोलना कि सर ऐसा क्या, उस क्वालिटी पर मत ध्यान देना, पढ़ाई पर करना, क्योंकि आपका एग्जाम है, इसके बाद हम लोग उस सेटअप को ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सेकंड नंबर पर कौन सा चीज आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है वो अल्काइल के फॉर्म में आता है। तो इसका नाम क्या लिख देंगे? 2-मिथाइल ब्यूटेन, यही नाम होगा। अब देखो बच्चा, होता क्या है कि कभी कभी तुम लोग को अलग अलग नोमेनक्लेचर देगा। आपको बताया गया होगा कि कभी भी अगर OH जुड़ जाता है तो इसको हम लोग कौन सा सफिक्स लिख देते हैं? O। जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, 1 कार्बन है तो मिथेनॉल। मिथेनॉल पॉइजनस होता है, ये याद रखना। अगर कहीं पर भी CHO ग्रुप आता है तो यहाँ पर हम लोग इसको अल लिख देते हैं। अगर COOH आता है तो इसको हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल कर देंगे। अगर कहीं पर CO ग्रुप आता है तो इसको हम लोग ONE लिख देंगे। पिछले बार ये क्वेश्चन आया था। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 CH OH CH3, इसका अगर नाम लिखना हो तो टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। 1 2 3 4, 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप आ रहा है? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या लिख दिए? ब्यूट 2O। ऐसा ही चलेगा किसी में भी। अगर मान लो ये कंपाउंड दे दिया आपके पास CH3 CH2 CH2 CHO, सब बार बार बोला सर 4 ही कार्बन क्यों दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो अब देखो ये 4 कार्बन का क्या है? CHO ग्रुप अल्डिहाइड है, तो इसका नाम क्या लिख देंगे? ब्यूटेनल। अगर पोजीशन इधर उधर हो जाए तो जहां फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए वो लिख देंगे। अगर वहां पर COOH रहेगा तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मान लो ऊपर में लिख दे रहे, अगर ना दिखे तो सेटिंग चेक नहीं किया, मान लो ऐसा था CH3 CH2 CO CH3, फिर देखो 4 कार्बन ही लिखे, तो यहाँ पर टोटल क्या है? 1 2 2 पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2O। ये कीटोन ग्रुप है। ईथर का आता है तो ईथर में हम लोग अल्कोक्सी अल्केन का यूज कर लेते हैं। आने का प्रोबेबिलिटी होता है क्योंकि पिछले बार एक क्वेश्चन इस पर आ चुका है, ठीक है जी।
तो देखो नॉमेनक्लेचर में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो इतना ही दूर में करवा चुके हैं। एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिनको ना समझ में आए कोशिश करेंगे कनेक्ट करने का कि हो जाए, लेकिन आ जाए। आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बन जाता है इतना से। अब देखो यहाँ पर हम लोग सेकेंड सेक्शन में चलते हैं। सेकेंड सेक्शन होता है अल्केन का प्रिपरेशन मेथड। तो देखो अल्केन का प्रिपरेशन मेथड में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीज आता है, या तो अल्कीन आता है या तो अल्केन आता है। इसी को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इस प्रोसेस का नाम दिया गया हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना मतलब अल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ना है या अल्काइन में जोड़ना है। तो बेसिकली बच्चा याद रखना है कि एक बॉन्ड का कीमत 2 हाइड्रोजन होता है। ये क्लास में भी हम करवाते हैं इसी फॉर्म में कि एक बॉन्ड को अगर हम कहीं से तोड़ के हटाते हैं तो हमको कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन। अब देखो इसको यहां समझो कि इस हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए हमको कैटलिस्ट चाहिए और ये कैटलिस्ट 3 है। कौन कौन सा? निकल, पीटी या पीडी। ये 3 कैटलिस्ट के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। जैसे अल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन डालेंगे किसके प्रेजेंस में, या तो निकल या तो पीडी या तो पीटी के प्रेजेंस में, तो ये अल्कीन बनेगा। जैसे यहां लिखा हुआ देखो कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके पास 2 बॉन्ड है। चाहे तो एक बॉन्ड आप हटा सकते हैं, तो एक बॉन्ड हटाने के लिए कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन। यहां पर निकल ले लेंगे, दोनों हाइड्रोजन को दे दो, ये 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन दिया CH3 डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड इधर भी दे दिया CH3। मतलब एल्कीन में 2 हाइड्रोजन देके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक अल्केन। ध्यान रख लेना, अगर यही चीज आपके पास आ जाए अल्काइन के लिए, तो देखो बच्चा अल्काइन के पास यहां पर अगर दिख रहा होगा तो कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड अगर हम रखते हैं तो अल्केन बनता है, तो 2 बॉन्ड हटाएंगे, तो 2 बॉन्ड हटाएंगे तो कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 4 हाइड्रोजन। देखो 2s2 लिख के यहां भी निकल डाल दी, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अल्केन बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अल्केन एंड अल्काइन दोनों के मदद से आप एल्केन बना सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, हाइड्रोजन ऐड करना है, और हाइड्रोजन ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए जो कैटलिस्ट लेते हैं वो निकल, पीडी, पीटी है। इतना याद रखना है, हर जगह से क्वेश्चन बनता है। अब इस पर आगे अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि एल्कीन अल्काइन में किससे फास्ट बनता है। तो याद रखना कि एल्कीन की अपेक्षा फास्ट बनता है एल्काइन। इसका मैकेनिज्म अलग है, इस पर इक्वेशन अलग है, लेकिन अभी यहां नहीं करेंगे इसको, केवल याद रखना, ये बोल चुके हैं। अब देखो यहां पे दूसरा आता है, यानी कि प्रिपरेशन नंबर 2, नाम है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्लास 12 में भी 75 बार ये सुनने को मिलेगा। अब देखो इसमें होता है क्या है कि 2 अल्काइल हैलाइड लेते हैं। अल्काइल हैलाइड आपको पता है कि एक अल्केन है, उससे एक हाइड्रोजन हटा दो, बन गया अल्काइल, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दो। किसके साथ करवाना है, सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको अल्केन मिल जाएगा। देखो सिंपल क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है RX। RX का अर्थ अल्काइल हैलाइड होगा। कितना मोल ले लिए, 2 मोल, 2 सोडियम। इसको देखो आसानी से समझा दें। मान लो आप ले लो CH3Cl, ये एक अल्काइल हैलाइड है जिसको मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे या क्लोरोमीथेन बोलेंगे। जो इधर ले लो वही इधर ले लो, दोनों तरफ बराबर बराबर। जिसको 2 मोल लिया गया उसको यहां ऐसा दिखा दो। बीच में क्या ले लेते हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम, और यहां ले लो प्रेजेंस में कैटलिस्ट के रूप में ड्राई ईथर। ये याद रखना। देखो बचपन से एक बात याद रखो कि अगर रिएक्शन में कभी भी अगर सॉल्ट बनने का चांस है तो सबसे पहले सॉल्ट बना दो। देखो ये पूरा पॉपुलर सॉल्ट है, 2NaCl बना, तो ये CH3 ये CH3 दोनों CH3 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, तो देखो इथेन बन गया। याद एक बात रखना कि ऊर्ज रिएक्शन से आप ऐसा ही अल्केन बना पाएंगे जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा। जैसे इथेन बना लोगे, ब्यूटेन बना लोगे, हेक्सेन बनाओगे, ऑक्टेन बनाओगे। क्या नेवर बी फॉर्म मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, नोनेन आप नहीं बना सकते, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चा, थोड़ा स्पीड है, ये हमको भी फील हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर का बात करेंगे तो बहुत बात होने लगेगा और आपका पढ़ाई है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मेथड हो गए, एक हाइड्रोजनेशन का और दूसरा क्या हो गया, ऊर्ज रिएक्शन का। दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इस दोनों सही क्वेश्चन आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। जो बोले हैं वो याद रखना हर स्टेटमेंट को। अगर भूल रहा है तो बाद में इस चीज को बैक करके देख लेना। समझ में आया, जरूरी है। अब देखो तीसरा मेथड है
कार्बोक्सिलिक एसिड से जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। देखो डी मतलब क्या होता है, हटाना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। तो जब CO2 को हटाया जाता है तो उससे भी अल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना इस रिएक्शन में। बस इतना ही, अगर इसको हम बड़े आराम से बना दे, अगर देखो तुमको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को हटाओ तो कैसे बनेगा, RH बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आसान वाला बताते हैं, उस पर अभी नहीं जा रहा है, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, उसका सॉल्ट लिया जाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, कैसे करते हैं वो क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास टाइम नहीं है उसको करने का। तो सिंपल देखो कि अगर आप CO2 को यहां से हटा दो तो क्या बचेगा, CH3 और H, मतलब अल्केन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आपको याद रखना है कि CO2 को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। और ये किसके साथ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं, उसके मदद से करते हैं। इस प्रोसेस से भी हम अल्केन बना सकते हैं। एक कॉल्विस इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसमें केवल बस इतना याद रख लेना कि कॉल्विस इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हायर अल्केन। मतलब कॉल्विस इलेक्ट्रोलाइसिस के मदद से हमको कौन सा अल्केन मिलेगा, हायर अल्केन। एक आप लोग पढ़े होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम, जरूर पढ़े होंगे कि ये जो RMgX होता है इसी का नाम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड कभी भी प्रोटॉन डोनर स्पीसीज जो H+ देता है उसके साथ अगर रिएक्शन कर ले तो वो अल्केन बना देता है। 5 मेथड याद रख लेना, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम गारंटी है, ठीक है, इतना को जरूर याद रखना। अब देखो प्रिपरेशन के बाद हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो बेटा दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है दूर से देख के और एक होता है उसके साथ रह के। सिंपल समझो कि आप दूर से भी देख रहे हैं कि आपके पास एक टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे प्रॉपर्टीज को कैसे समझ सकते हैं दूर से, तो बोलेंगे आज सर जो है ना बहुत मोटे हैं, दिखने से लग रहा होगा, सर का बाल जो है ना काला बीच बीच में सफेद है। और क्या बोलिएगा, सर चश्मा पहने हुए है, नाक भी है, मुंह भी है, कान भी है, हाथ भी है, पेन भी है, और बक 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 कर रहा है। ये दूर से आप देख रहे हैं, ये ऐसा प्रॉपर्टीज जो दूर से देख के लग जाए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मेरा फिजिक्स देखना चौड़ा होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ रह के मेरे स्वभाव को समझे, देखें कि सर किसी के साथ बात कैसे करते हैं, उसके साथ झगड़ा कैसे करते हैं, कितना गुस्सा करते हैं जो कि हम कभी नहीं करते हैं, तो ये सारा चीज जब आप मेरे नेचर पर आएंगे, मेरे इनहेरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है। यही दोनों काम करेंगे। तो पहले देखेंगे कि अल्केन देखने में कैसा है, अल्केन सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये सब चीज जिसमें पता करते हैं उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और फिर देखेंगे कि अल्केन फलनवा से रिएक्शन करके चिलनवा बनाएगा, तो जब किसी और से रिएक्शन करके कुछ और बना दिया तो रिएक्शन वाला बात जिसमें करेंगे उसको केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा, फलनवा से रिएक्शन चिलनवा बना, चिलनवा से रिएक्शन ढकनवा बना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहले बात कर लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है कि जितना भी अल्केन होगा वो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, यानी कि ना तो इसका रंग होगा ना तो इसका गंध होगा। पानी की तरह बोला जाता है, पानी का रंग नहीं, लेकिन पानी का रंग होता है वाटर कलर बोलते हैं, ठीक है, बुक में गलत लिखा हुआ है। अगला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर नॉन पोलर आप लोग पढ़े होंगे डाइपोल मोमेंट के हिसाब से। तो ये जो होता है अल्केन नॉन पोलर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि पानी में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर है, जैसे अल्कोहल है, ये सब में वो क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, मतलब जितना कार्बन का संख्या बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। सिंपल है बच्चा, मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन और प्रोपेन में 3 कार्बन, बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, प्रोपेन का ज्यादा होगा। अब मान लो हमको बॉइल करो और हाथी को बॉइल करो, तो देखने से लग रहा मास किसका ज्यादा होगा, तो हाथी को बॉइल करने में टाइम लगाएगा, ऐसे कोई बड़ा बड़ा बुद्धि तो है नहीं। इसके बाद फर्स्ट 4 मेंबर आर गैस, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 क्या होता है, गैस होता है। और C5 से लेके C17 तक लिक्विड होता है, और C17 के बाद जितना होगा वो सॉलिड होगा। मतलब अल्केन क्या है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है। फर्स्ट 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है, गैस है, 5 से लेके 17 तक लिक्विड है, और उसके बाद वाला क्या है, सॉलिड है। याद रख लेना, 3 सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। वही बात, फलनवा रिएक्शन करके चिलनवा बनाया, तो क्या क्या बनाया, तो सबसे पहले है कंबशन, कि जब हम लोग अल्केन को कंबशन करते हैं यानी कि दहन करवाते हैं, तो देखो दहन का इशू क्या होता है, इसके लिए एक रिएक्शन याद रख लेना, CnH2n+2, ये अल्केन हो गया,
ये बनाता 3n प्लस 1/2O2, और जब ये हीट करेगा तो बनाएगा n ऑफ CO2 प्लस n प्लस 1 ऑफ H2O। ये बैलेंस रिएक्शन का इक्वेशन देते हैं। मतलब जब कभी भी अल्केन को आप कंबशन करवाइएगा तो उससे दो चीज बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, दो फिक्स है। कितना बनेगा? तो जितना आप कार्बन लीजिएगा उसका 3, ये जैसे मान लो एक कार्बन लिए तो एक कार्बन यानी कि n का वैल्यू 1। अब हाइड्रोजन कितना सेट करेगा? 3n, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3। एक ऐड करो तो प्लस यानी कि 4, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 तो देखो लिखा हुआ 2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? जितना कार्बन लेंगे उतना CO2 बनेगा, एक कार्बन है तो एक CO2 बनेगा, और वाटर एक ज्यादा बनेगा तो एक कार्बन लिए है तो एक प्लस हो जाएगा यानी कि 2 ऑफ H2O बनेगा, साथ में हीट होगा। और ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो। नेक्स्ट आता है हेलोजिनेशन। देखो हेलोजिनेशन का अर्थ होगा कि जब कभी अल्केन को हम लोग हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन हट जाता है और एक क्लोरीन जुड़ जाता है। नाइट्रेशन का अर्थ है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करना, जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट भी है, आगे क्लास 12 में बहुत काम देने वाला है ये सब, वहां पर हम लोग डिटेल में चर्चा इसका करने वाला है। अब एक क्रैकिंग, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज अल्केन इनटू स्मॉल अल्केन एंड एल्कीन एट हायर टेम्परेचर, यानी कि बड़े वाले अल्केन को हम लोग दो छोटे छोटे अल्केन में, एक अल्केन एक अल्कीन में तोड़ देते हैं। इसी की मदद से पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम बनाया जाता है। इसके बाद है आइसोमेरिज्म। आप पढ़े होंगे कि अल्केन अलग अलग फॉर्म में रह सकता है, और इसमें आपको एक हम सिंपल नंबर बताए होंगे 1 1 1 2 3 5 9 1 8 3 5 एंड 75। इसका अर्थ होगा कि फर्स्ट 3 अल्केन जो होता है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन नहीं करेगा। ये ब्यूटेन है 2 स्ट्रक्चर बनाएगा, ये पेंटेन है वो 3 स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नंबर डायरेक्ट आता है। कुछ कुछ बात अल्केन का यूज क्या है, तो अल्केन का बहुत यूज है, बढ़िया बढ़िया यूज है, खूब यूज है। तो मीथेन यूज एज फ्यूल, मीथेन का यूज फ्यूल में करते हैं, CNG बायोगैस वगैरह बनाने में। LPG जो होता है उसमें दो चीज पाया जाता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इसका यूज होता है कुकिंग खाना बनाने में। पेट्रोल डीजल है, यूज एज सॉल्वेंट है। पैराफिन वैक्स है, यूज्ड इन प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल। बहुत कुछ है, सारा यूज है, बस एक बार रिवाइज कर लेना, आता है। अब है क्वेश्चन का, तो चलते हैं अल्केन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट का पॉज ले रहे हैं, आप लोग मत जाइएगा, आप लोग ये रहेगा थोड़ा जल ग्रहण कर लें, गला सूख गया, बहुत बक रहा है तब से, ठीक है। कितना टाइम हो गया? लगभग कितना हुआ होगा? आधा घंटा 40 मिनट हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, जैसा हमको लग रहा है। कितना बजे से शुरू किया होगा? बस उतना, ये ज़्यादा नहीं टाइम हुआ, ठीक है। थोड़ा जल ग्रहण कर लें, ठीक है, पानी पीना जरूरी होता है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तब तक तुम लोग बगर बगर करो, कुछ कुछ कमेंट करो, लेकिन पॉजिटिव करना है, नेगेटिव मत करना है, सब गलत बात है। चलो स्टार्ट करें। तो अल्केन हम लोग पढ़ लिए, जिनको दिक्कत होगा बाद में उसको रिवाइज कर लेना। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, बहुत भारी क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में यही क्वेश्चन आएगा था, ठीक ना। हाँ भारी तो है, देखने से लग रहा है। तो देखो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन क्या है? CnH2n+2। अल्केन आर आल्सो नोन एज पैराफिन, सारा अभी करवा लिए, वही है, इसलिए सुपर स्पीड में चलेंगे, एकदम रॉकेट के स्पीड में, मैथ जो होता है उसका यूनिट, उसी में हम लोग चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, देखो आप याद रखना, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां sp3 होगा, जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा वहां पर sp2 होगा, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर sp होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? sp2। बॉन्ड एंगल पता है यार, sp3 में 109 डिग्री है और 28 मिनट, वहां 5 डिग्री है, चलेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज का कौन होता है? इतना भारी भारी क्वेश्चन उठियो नहीं रहा है। मीथेन। मेंबर ऑफ अल्केन होमोलोगस सीरीज डिफरेंट फ्रॉम किससे होता है? CH2 से होता है। बहुत स्पीड में इसलिए जा रहा है कि क्वेश्चन बहुत भारी है, इतना भारी को धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। अगला है, तुम लोग चुपचाप खाली सतह भगवान का कथा सुनते रहो, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ मीथेन एट रूम टेम्परेचर, बोला जा रहा है कि फिजिकल स्टेट क्या है? रूम टेम्परेचर पर। तो जनरली देखो सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा सब होता है, मान के चलेंगे शुरुआत वाला का ही पूछता है, इसलिए इसको गैस लेके चलते हैं, ठीक है। अल्केन आर insoluble in water because they are नॉन पोलर होता है, ठीक है। वाटर कैसा होता है? तो याद रखना वाटर पोलर होता है, पोलर में पोलर घुलेगा, तो ये खुद क्या होता है? नॉन पोलर होता है, इसलिए नहीं घुल सकता। नेक्स्ट आते हैं द रिएक्शन ऑफ अल्केन विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ अल्केन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। अभी अभी देखा होगा कि क्लोरीन यानी कि हेलोजिनेशन इसी को बोलते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होगा? मान लो तेरे पास CH4 है, यहाँ पर हम ले लिए Cl2, यहाँ पर दे दिए सनलाइट, बना दिए मत बोलना कि सर ठीक बनता है, कैसा नहीं होता।
ये कुछ कुछ म्यूजिक मेरा चलते रहता है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, CH3Cl और प्लस बन जाएगा HCl। तो अगर ये ऐसा बन रहा है तो क्या बन रहा है, एक हाइड्रोजन हट रहा है और एक क्लोरीन आके जुड़ जा रहा है, मतलब क्या किया, एक आया और एक गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। भैया नेक्स्ट है, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, कि द मेन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के कंप्लीट कंबशन से क्या बनता है, तो देखा होगा CO2 बनता है, H2O बनता है, थोड़ा हीट निकल जाता है, ठीक है। ये भी भारी क्वेश्चन आ गया। ऊर्ज रिएक्शन यूज फॉर द अल्कीन फ्रॉम, तो ऊर्ज रिएक्शन किससे बनाता है, तो सबसे पहला वर्ड ही यूज करते हैं कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, तो किससे बनेगा, अल्काइल हैलाइड से। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये भी बताएं कि डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, CO2 को रिलीज करता है। तो जब CO2 रिलीज करेगा तो उससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अल्केन। या अल्केन बनाने का ही मेथड है। अभी देखो, अभी तो तुम लोग तुरंत पढ़ा तो बोल दिया अल्केन, लोटा में मछली या हाथ डाला मछली निकाल लिया। लेकिन होता क्या है कि जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है ना, तो कभी कभी भारी लगने लगता है कि भाई अल्केन बना कि अल्कीन बना कि अल्काइल बना। इसलिए याद रखना कि डी कार्बोक्सिलेशन क्या बनाता है बच्चा, अल्केन बनाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए, देखो आगे बढ़ जाए, लिखा हुआ फ्रॉम विच अल्केन डज चेन आइसोमर स्टार्ट। बोला जा रहा है कि कहां से चेन आइसोमर स्टार्ट होता है, तो आइसोमर का स्टार्टिंग कहां से होता है, वो ब्यूटेन से होता है। उससे पहले हो ही नहीं सकता है। आपको बताया ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तीन आइसोमर दिखाता है, ब्यूटेन हो जाएगा। अगला है द रिएक्शन इन विच लार्ज अल्केन ब्रेक इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। बोले थे कुछ देर पहले ही, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्रैकिंग। याद कर लेना, ये सब आता है क्वेश्चन। बोला जा रहा है एलपीजी में क्या रहता है, ये भी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि एलपीजी में दो चीज रहता है, प्रोपेन रहता है और ब्यूटेन रहता है। देखो क्या स्पीड चल रहा है हम लोग। अब है अल्केन का कहानी प्ले। अब हम लोग कहां पर चलते हैं, एल्कीन। देखो 30-35 स्लाइड खत्म। अब देखो एल्कीन पर आते हैं, बस वही काम फिर से करेंगे। एल्कीन में क्या करेंगे, एक जनरल टर्म पढ़ेंगे कि एल्कीन क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। फिर एल्कीन का 1 से 2 प्रिपरेशन पढ़ेंगे, या उतना नहीं पढ़ेंगे। हल्का फुल्का केमिकल प्रॉपर्टीज और थोड़ा सा इसमें फिजिकल, बहुत कम पढ़ना है, इसलिए टेंशन मत लेना। आपका काम मत जाना कि सर कितना लंबा चलेगा, नहीं चलेगा यार इतना, तो अभी तो शुरू हुआ, गाना सुना सकते हैं, अभी तो पार्टी शुरू ही। तो देखो लिखा हुआ है कि अल्केन आर अनसैचुरेटेड, बहुत भारी बात लिख दिया कि अल्केन कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सबका सब पहले से जानता है कि इसके पास डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड बोलो, जानता है कि नहीं जानता है, नहीं बोलेगा मारोगा। उसके बाद जनरल फार्मूला क्या है, CnH2 है। कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये ज्योमेट्रिक ट्रायंगुलर प्लानर है। बॉन्ड एंगल 120 है। इसका दूसरा नाम ऑल्फीन है, उसका दूसरा नाम क्या था, पैराफीन था। इसका एग्जांपल शुरुआत कहां से होता है, इथीन से। तो इथीन का स्ट्रक्चर कैसे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, जानते हैं सब। एक बार इसको और रिपीट कर लेना, हम स्लो नहीं रहेंगे, स्पीड रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हुआ, इसका नोमेनक्लेचर, बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं। इसके नोमेनक्लेचर में क्या होगा, हर जगह इन लगा देंगे। अल्केन में क्या लगाते थे, एन, यहाँ पर क्या लगाते हैं, इन। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जांपल करते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर चारे आए, वहीं पर जाकर रुक जाते तो क्या करें। तो देखो सबसे पहले यहाँ 1 नंबर से शुरू करते हैं, यहीं से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। मान लो अगर 2 कार्बन, चलो एक और बनाते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब देखो टोटल 5 कार्बन है, काउंटिंग उधर से करो जिधर से पहले आ जाए। देखो तो किधर से आया, तो क्या है, टोटल कार्बन पेंट, पेंट मतलब नहीं पेंट, वो पेंट नहीं, पेंट मतलब 5। ये पेंट कितना नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पर है क्या, इन। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटोइन। यानी कि जितना नंबर पर डबल बॉन्ड है वहां इन लिख दो, कहानी खत्म। तो चलिए देखो नोमेनक्लेचर भी होगी। क्या स्पीड है यार, इतना स्पीड से तो अभिषेक शर्मा भी पहले नहीं खेलता था। मतलब आजकल तो कितना अच्छा खेल रहा है पता ही होगा, अभी नहीं खेल रहा, मस्त खेल रहा है। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा 000। अब है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पहला लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन। देखो गर्मी आने वाला बच्चा डिहाइड्रेशन का समझता है, डी मतलब हटाना, किसको, हाइड्रा मतलब वाटर, ऐसा मतलब प्रोसेस, मतलब वाटर हटाने के प्रोसेस को, वाटर हटाने के प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसको थोड़ा बढ़िया से अगर हम लिख देना तो कोई कष्ट नहीं होगा। क्या लिखा हुआ देखो, C2H5OH ऐसा लिखा हुआ है ना। देखो क्या करते हैं इसको, C2H5 को हम ऐसा लिख दें, CH2H CH2OH। देखो तो वही चीज लिखेंगे, नहीं लिखे। ये बड़ा अच्छा म्यूजिक हम देते हैं, तो मुंबई में नहीं गए ना तो 1 नंबर म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, हर गाना के बीच में खा खा करते हैं। क्या लिखा हुआ है, C2H5OH, उसको यहाँ लिख दिया, 2 कार्बन है तो वही चीज है, C2H5OH। इस C2H5OH को अगर हम
H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे हीट करेंगे ना, देखना एलिमिनेशन रिएक्शन क्लास 12 में पढ़ाएंगे। ये देखो H2 वहां से निकल जाएगा, वहां पर ध्यान देना, इधर मत देना उधर। तो लिखे क्या है, जैसे H2O निकलेगा तो ये दोनों बॉन्ड जो टूट रहा है, ये दोनों बॉन्ड यहां जाके डबल बॉन्ड बना देगा। तो क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या क्या चीज समझ में आया? कोई भी अल्कोहल ले लो, मीथेन मत लेना, कम से कम 2 वाला, और इसका रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर देना और सेट करना, एक तरफ से H एक तरफ से OH को बकोट के निकाल देना। जहां से H और OH निकलेगा उसके सामने क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार फिर इसको देख लेना कौन सा प्रकार है। अब है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखो अल्काइल हैलाइड में लिखा हुआ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब क्या हुआ, हटाना, हाइड्रो मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, यानी किसको हटाना, H और X को हटाना। बात समझ में आया? हाइड्रो लिखा हुआ क्या क्या है, हाइड्रो मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन। तो H और X को हटाएंगे। तो यहां पर गौर करना है कि जब हम हटा रहे हैं तो इसी को बोला गया है कि किसके प्रेजेंस में हटाएंगे, बेस के प्रेजेंस में हटाएंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, स्पेशल केस के लिए बोल रहे हैं। तो कभी भी अगर हम अल्काइल हैलाइड ले लें और इससे हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, अल्कीन, इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना है क्योंकि ये क्लास 12th में ये सेम रिएक्शन आपको पढ़ना है। अब एक है विसिनल डाइहैलाइड, बड़ा अजीब अजीब नाम आता है। देखो विसिनल डाइहैलाइड बता दें कि डाइहैलाइड का अर्थ होगा जिसके पास 2 हैलोजन होगा। देखो यहां पे गौर करना, CH3 CH CN CN, एक ऐसा लिख दिए, एक लिखे CH2 CH2 CN और CN। गौर से देखना टॉर्च लगा के, यहां कितना कार्बन, 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, यहां हाइड्रोजन 3 और 1 4, इसमें भी देखो 2 और 2 4, यहां 2 क्लोरीन यहां 2 क्लोरीन, दोनों कंपाउंड सेम है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। लेकिन देखो डिफरेंस है, इसमें एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर देते हैं तब दिखेगा। यहां देखो दोनों का दोनों जो क्लोरीन है वो इसी कार्बन पर है, एक ही पर है। इसमें देखो एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन इसके साथ, भिन्न भिन्न से जुड़ा हुआ है, अलग अलग से। तो इसको हिंदी में जबरदस्ती लिख देते हैं, मतलब इंग्लिश में विसिनल लिखा हुआ है लेकिन हम यहां से बना दिए भिन्न भिन्न। तो जब 2 हैलोजन अलग अलग कार्बन पर जुड़ा है, भिन्न भिन्न पढ़ा होगा ना, भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं, तो वही चीज है कि अलग अलग कार्बन पर अगर 2 हैलोजन पाया जाएगा तो ऐसे को हम लोग विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। और याद रखना है कि विसिनल डाइहैलाइड के मदद से भी हम लोग एल्कीन बनाते हैं। क्लियर? कैसे? तो देखो एक बार ऐसा सिंपल समझाते हैं, ये CH2 CH2, यहां पे Cl, यहां पे Cl। अब करते क्या है, कलर चेंज, और यहां पर जिंक देके इसको हीट कर देते हैं। दोनों का दोनों Cl यहां से टूट के निकल जाएगा और जहां से बोले थे बॉन्ड टूटता है उसी जगह पर एक डबल बॉन्ड बनता है। याद करो, एक बोला गया था कि जब 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है तो एक पाई बॉन्ड बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग एलिमिनेशन करते हैं, वही एलिमिनेशन यहां पर हो जाता है। अब है अगला टॉपिक, इसका वही फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें तो कोई दम नहीं है, बड़ा जल्दी हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस होता है, गैस भी, लिक्विड भी है, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास, यानी कार्बन का संख्या बढ़ने से इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वही चीज जो जितना बड़ा होगा उसको बॉयल करना उतना आसान होगा, छोटा को बॉयल करना क्या होता है जी, जल्दी हो जाता है। इसलिए सब्जी उब्जी काटने देना, काट काट के देता है, पूरा एगो आलू पूरा दे दो, ठीक है, और आलू को काट के दो, कौन बॉयल करेगा, पता है, छोटका वाला आलू। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा सूप बना दो, अरे वो हाथी का सूप बना, मेरा सूप बनाएगा तो हड्डी मिलेगा, सूप पिएगा। अगला लिखा हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में 1-2 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो भी है डायरेक्ट वाला याद रखना इसी फॉर्म में कि हाइड्रोजिनेशन है। ये तो आप पढ़ चुके थे कि अल्कीन को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन किए निकल के प्रेजेंस में तो क्या बन गया, अल्कीन। पढ़ा हुआ है, बोलो ना ये पढ़ा हुआ है, ये मत बोलेगा सर कब पढ़ाए थे, कुछ दिन पहले पढ़ाए थे। फिर बोला जा रहा है हेलोजिनेशन, जब अल्कीन को आप किसी भी हेलोजन के साथ जोड़ देंगे तो वो डाइहैलाइड बन जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कर दिए Br2 के साथ, तो दोनों कार्बन एक एक गो ब्रोमीन लेके खुश हो गया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, वही हो गया, डाइहैलाइड बन गया। अगला लिखा हुआ है हाइड्रो
हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन का अर्थ क्या हुआ कि अल्कीन का रिएक्शन हम HX के साथ करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल याद करना, जो बच्चा पढ़ा था। देखो तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करते हैं, मार्कोनिकॉफ याद होगा, जो बच्चा पढ़ा होगा वही है मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन आप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपका देखो यहाँ लिखा हुआ है मार्कोनिकॉफ। नेक्स्ट हाइड्रेशन, H2O के साथ रिएक्शन, ये अल्कोहल बनाएगा, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल ही करता है। ऑक्सीडेशन में याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लाइन से याद कर लेना कि जब हम लोग अल्कीन का रिएक्शन KMnO4 के साथ करते हैं तो ग्लाइकोल बनता है। और ये याद रखना कि KMnO4 जो रहता है इसको बेयर रिएजेंट बोलते हैं, बेयर रिएजेंट। और ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन होता है, मतलब कोई भी कंपाउंड अनसेचुरेटेड है या नहीं है इसका पता हमको इसी से चलता है, ठीक है। याद रखना स्पेशल है, बेयर रिएजेंट कभी कभी आता है। ओजोनोलाइसिस का अर्थ होता है कि जब अल्कीन का हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं, यानी कि ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो चीज बनता है, अल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। कैसे बनता है ये हम पहला वीडियो में दिखाए थे, यानी कि उस पर आप जाके कीजिएगा कि जहां डबल बॉन्ड होता है वहां कट करके दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। याद करो ऐसा, मान लो ये CH3 ये CH ये डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अगर आप O3 के साथ करते तो इसको काट दो बीच में, CH3 को वहीं रहने दो, CH को ऊपर कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दो, देखो अल्डिहाइड बन गया। तो ये चीज करना है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है जी। टाइम कितना हुआ, लगभग 1 घंटा हुआ है और मैक्सिमम 20 मिनट में हम लोग प्लेन कर लेंगे बहुत कुछ को, ठीक है। अब है पॉलीमेराइजेशन। तो देखो पॉलीमेराइजेशन का अर्थ क्या है, पॉलीमेराइजेशन मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा ग्रुप को बड़ा ग्रुप जोड़ दें। अब एक बात बताओ कि एक है इथीन, ठीक है, और इथीन को बहुत बार जोड़ देंगे तो क्या बन गया, पॉलीथीन। यानी कि इथीन को बहुत ज्यादा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन। तो लगातार एक ही अल्कीन को जोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन। एनफ है बच्चा, इतना अल्कीन के लिए। आप थोड़ा सा मामला अल्काइन के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये और कम होगा, अल्काइन 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको अल्काइन को पढ़ने में। तो अल्काइन कंटेंट कितना बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होगा। ये sp हाइब्रिडाइज होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा और इसका पहला मेंबर का नाम इथाइन होता है। सब कुछ खत्म। अब यहाँ पर इसके नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर इन लगाते थे यहाँ पर क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे। इसका प्रिपरेशन में चलेंगे तो इसका प्रिपरेशन सबसे पहले हम लोग किसके साथ करते हैं, एग्जाम में नहीं आ रहा है, बस लिख दिया गया है कि ये डाइहैलाइड, जब 2 हेलोजन रहेगा अल्कोहलिक KOH के साथ कर देंगे, हो जाएगा ये। लेकिन ये वाला कभी कभी आ जाता है, B नंबर वाला। तो B नंबर वाला ध्यान देना, CaC2, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ Ca लिख देंगे, यहाँ पर C और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, CaC2 हुआ कि नहीं हुआ। इसका रिएक्शन हम कर देते हैं किसके साथ, H2O के साथ। तो देखो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन दोनों मिलके C2H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से CaO बन जाएगा। यही रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आता है एग्जाम में, इसलिए इसको देख लेना। कैल्शियम कार्बाइड की मदद से अल्काइन बन जाता है। अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि पहला 3 मेंबर जो होता है वो क्या होता है, तो गैस होता है। पहला 3 मेंबर क्या हो गया, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ये तीनों गैस होगा। ये इनसॉल्युबल होगा, ये भी वाटर में, स्लाइटली मोर रिएक्टिव देन अल्कीन, से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, बस याद रख लेना कि कैसे क्या है। तो हाइड्रोजिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि अल्कीन बनेगा देन अल्काइन बन जाएगा। हेलोजिनेशन नहीं, बार बार बता दे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एसिडिक नेचर पर बात करें तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक अल्काइन होता है, देन अल्कीन होता है, देन अल्केन होता है, बस वही चीज लिखा हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक आता है जो कि हर बार एग्जाम में आता है, बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है, जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी का अर्थ है कि कुछ ऐसा कंपाउंड रिंग होता है जो स्पेशल नजर आता है। तो लिखा हुआ क्या क्या, वो पढ़ रहे हैं। देखो लिखा हुआ एरोमेटिक कंपाउंड आर स्पेशल साइक्लिक कंपाउंड विथ अनसेचुरेट क्या है, अनयूजुअल स्टेबिलिटी। इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी का एग्जांपल बेंजीन है। एरोमेटिसिटी से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आप लोग पढ़े हुए होंगे, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब यहाँ पर बेंजीन से ज्यादा हमारे पास है कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, इसी को हम लोग हकल रूल बोलते हैं। कौन सा रूल, तो हकल रूल ये बताता है कि कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा, कैसा होगा, प्लैनर होगा और इसके पास कंजुगेट पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, वो रूल यहाँ पर आपको हम बता दें, वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होल नंबर होना चाहिए।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो बेंजीन है, ये क्लास में करवाए हुए हैं, यहाँ पर स्पीड में देखो, यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड हो रहा है बच्चा, 3 पाई बॉन्ड, यानी कि 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसको लिखिएगा तो 4n+2, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो यहां से जब 4n लिखेंगे तो 6 - 2 कितना होगा, 4, और n का वैल्यू 4/4 = 1, एक होल नंबर है। मतलब बेंजीन कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। इस चीज को जरूर याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे हम लोग थोड़ा सा, तो वहां और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं काम करते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एल्कीन और एल्काइन के क्वेश्चन की तरफ। 10-12 क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, जानते हो, टिक करके फायदा नहीं है, मजा नहीं आएगा, पेन खर्चा हो जाएगा, इसलिए नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्कीन। बच्चा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये भी आंसर नहीं बोलेंगे, sp2 होता है, बोल देंगे तो ठीक नहीं लगेगा, इसीलिए नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगला है बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कीन। अल्कीन में क्या है, cc डबल बॉन्ड, sp2 का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ये भी टिक नहीं लगाएंगे, इज्जत का बात है। द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या बोले, अल्कीन का रिएक्शन निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ किया जा रहा है, 75 बार बोल रहे हैं, इसी को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। इसको टिक लगाते हैं, सुंदर लाल लाल कर। मार्कोनिकॉफ रूल इज अप्लाइड। मार्कोनिकॉफ किस में अप्लाइड होता है, कहाँ है जाते हो यार, आ जाओ। मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाइड हो रहा है, तो मार्कोनिकॉफ अप्लाइड करते हैं किसमें हम लोग, कौन से प्रोसेस करने के लिए, तो याद करो, देखो जैसे मान लो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, ये नहीं करते थे, तो ये क्या हेलोजन जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, हेलोजन हाइड्रोजन दोनों जोड़ा था, तो देखो हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसी के लिए मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है। अगला लिखा हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ अल्कीन इज ड्यू टू, ये अच्छा क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर अल्कीन में क्यों होता है, तो देखो अल्कीन में CC डबल बॉन्ड होता है, CC डबल बॉन्ड पूरी तरह से घूम नहीं सकता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब एक जो सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको पूरा इस करके घुमा, मानो मेरा मुड़िया लो, मेरा मुड़िया को तुम घुमाएगा तो कितना देर तक घूमेगा जी, यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके ज्यादा घूमेगा तो हम घूम जाएंगे, अरे खत्म हो जाएगा। तो ऐसा रोटेशन जो पूरी तरह से नहीं है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं। तो एल्कीन के केस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनेगा, इस पर अलग से वीडियो आएगा, अलग से क्लास में भी आएगा आइसोमेरिज्म पर, इसलिए मत बोलना आंसर नहीं समझे, समझे भी नहीं कि तो कहां से समझेगा। ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन, अभी केवल जैक बोर्ड का बात हो रहा है। ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन से क्या बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, बोलो कोई से भर का बात है, इथीन है उसका पॉलीमराइजेशन कर दे, नाम ही नहीं लग रहा, पॉलीथीन, एथीन से पॉलीथीन, ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, पॉलीथीन। नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो कोई बच्चा ये मत बोल रहा है कि सर जो आप करवाए उससे क्वेश्चन नहीं आया, हम पहले बता दे रहे जो हम थ्योरी करवाए उसी से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए कोई भी बच्चा क्वेश्चन मत रटना, वो काम नहीं कर रहे कि देखो यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। थ्योरी पढ़ा रहे 100% वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको क्वेश्चन बनाने आएगा, मेरा मोटो बस इतना है। अब लिखा हुआ है कि अल्कीन मेनली अंडरगो, एल्कीन किस में जाता है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, न्यूट्रलाइजेशन और डिकम्पोजिशन। तो याद रखना है कि एल्कीन सबसे ज्यादा किस में जाएगा, एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल। अब कुछ क्वेश्चन किसका आ गया, एल्काइन का। तो देखो लिखा हुआ जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, तो एल्काइन का जनरल फार्मूला पता है, बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इज्जत का भी थोड़ा थोड़ा बात होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अल्काइन, बच्चा अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, लिखने तो है। अगला फिर आएगा बॉन्ड एंगल, बस बेकार का चीज है, बॉन्ड एंगल sp का कितना होता है, 180 डिग्री। सिंपलेस्ट अल्काइन, पहला अल्काइन कौन होता है, 2 कार्बन, मतलब क्या होगा, इथाइन होगा। सुन लिया जी, नहीं सुना तो फिर से सुन लेना, बोल दिए। उसके बाद है कि इथाइन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम, अभी ना बोले किससे बना था, CaC2, क्या नाम होता है उसका, कैल्शियम कार्बाइड, किसके मदद से बना, इसी के मदद से बना। उसके बाद एक टर्मिनल अल्काइन सो, देखो टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल वर्ड ये समझा देते हैं, नया था तो देखो यहाँ है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल मतलब लास्ट वाला, तो बोला जा रहा है वो किस नेचर का होता है, वो होता है कौन से नेचर का, एसिडिक नेचर का, तो याद कर लेना ये एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन गिव फर्स्ट, हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो देखो पहले क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें हाइड्रोजन जोड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड में जाएगा डबल बॉन्ड में, यानी कि पहले अल्कीन बनेगा और फिर अल्कीन से क्या बनेगा, अल्केन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्कीन। अल्काइन मेनली अंडरगो, अल्काइन कौन सा रिएक्शन जाता है, तो अल्काइन जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही जाएगा, कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ है थ्योरी। नेक्स्ट है
द ज्योमेट्री ऑफ अल्काइन, अल्काइन का ज्योमेट्री क्या होता है बाबू? sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब लीनियर होगा। लिखा है लीनियर? हाँ लिखा है लीनियर। अगला रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ वाटर, अल्काइन को वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। बच्चा देखो वाटर में क्या है, H2O है, H प्लस OH, OH यारा क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। बोलने का चीज है, इसे तो कुछ बिना पढ़ले बना देगा। अगला बेंजीन हैज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन के पास कितना पाई है? 3 को अंदर में बॉन्ड है, ठूसल रहता तो 3 ही रहेगा। क्या लिख दिया? बेंजीन हैज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, ये गलत लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन है ना तो 6 होगा। पाई बॉन्ड 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बेंजीन फॉलो व्हिच रूल फॉर एरोमेटिसिटी, वही हक्कल रूल बोले थे ना। हक्कल कैसा होता है? हम लोग की भाषा में बोला जाता है, जो ऊपर का डाइन होता है ना उसी को हक्कल डाइन बोला जाता है। नहीं बताएंगे वो सब कहानी, एग्जाम के टाइम में डर लग जाएगा भी अकेले। एक कंपाउंड इज एरोमेटिक इफ इट हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस पाई 2, यही तो रूल है। उसके बाद है द कार्बन एटम इन बेंजीन आर, कार्बन एटम इन बेंजीन बुड़बक सब कहीं का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कौन सा रिएक्शन आता है? sp2 होता है, ये भी खत्म। उसके बाद लिखा हुआ है कंपाउंड इज एरोमेटिक इफ इट हैज, एक कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर उसके पास क्या क्या होना चाहिए? 4n प्लस पाई 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये सब कुछ जानता है तुम लोग यार, बहुत बढ़िया तुम लोग। ऑल कार्बन एटम इन बेंजीन आर, कार्बन का जितना भी होता है वो क्या होता है? ऑल कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड मेनली अंडरगो, एरोमेटिक कंपाउंड किस में जाएगा? याद रख लेना, ये याद करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कौन सा रिएक्शन में जाएगा? सब्स्टिट्यूशन में। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, देखो बच्चा नाइट्रेशन जहां लिख दिया उसका अर्थ होगा NO2 जुड़ना, यानी कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। और चलो देखते हैं, एक कंपाउंड हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक प्लानर स्ट्रक्चर, बोला जा रहा है कि एक कंपाउंड है जिसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर में, वो कैसा होगा? एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक? याद रखना वो कंपाउंड बन ही नहीं सकता, एक में अगर 4 आ जाएगा ना तो पॉसिबल नहीं होता, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, ये सब नहीं आएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन, देखो डीलोकलाइजेशन का अर्थ है कि मान लो हम ऐसा करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं, रेजोनेंस में कूदते रहता है, और ये प्रोसेस जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यार तुम लोग सिंपल देखो, अपने घर में रहते हो और वहां से कूद के कहा जाता है जहां पर पढ़ता होगा, कोचिंग जाता होगा, तो तेरे लाइफ का स्टेबिलिटी बढ़ेगा और तुम वहीं पर फिर नहीं रहेगा, वहां से पढ़ के फिर हायर जगह में जाएगा, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, यानी कि लाइफ में तुम जितना ज्यादा कूदेगा ना उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब डीलोकलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल इन बेंजीन, बुड़बक वाला बात है, डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोलेंगे नहीं। नेप्थलीन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ, ये फार्मूला है नेप्थलीन का, ध्यान देना, इसी को नेप्थलीन बोलते हैं। ठीक है जी, क्या फार्मूला है आप लोग लिखिएगा, बता दे रहे हैं, केवल एरोमेटिक कंपाउंड होता है नेप्थलीन। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन कर चुके हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कर चुके हैं। टाइम भी ठीक ठाक है। देखो एक वीडियो 1 घंटा का आएगा, खांसी शुरू म्यूजिक देता है कि बस मत पढ़ाओ। तो मेरा कहना है कि अभी हम लोग सोचे थे कि रिडॉक्स पर बात कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट केवल लगा है, इस 5 मिनट में हम रिडॉक्स का कहानी खत्म कर देंगे। क्या क्या आएगा ये आपको बता, ठीक है। तो देखो रिडॉक्स वाले में, क्योंकि ऐसे भी थंबनेल में दिया हुआ केवल ऑर्गेनिक, ये करेंगे तो बेईमानी हो जाएगा, इसलिए बस 5 मिनट का काम है कि जब भी आप रिडॉक्स पढ़ते हो तो रिडॉक्स से देखो जैक बोर्ड में क्या क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, लगभग सारे बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है जो 11th से अब 12th में जाने वाले हैं। दूसरा आएगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिएक्शन के दौरान जिसका ऑक्सीडेशन नंबर खुद का घटेगा मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो बोल रहे हो उसको ध्यान से सुन लो, ये 2 क्वेश्चन यहां से आता है। एक क्वेश्चन तुम लोग का आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, ईसीसी का अर्थ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बैटरी बोल रहे हैं। ठीक है जी, अब ये जो बैटरी वाला इशू है ना बच्चा, ये बैटरी वाला मामला भी किसके पर चलता है? रिडॉक्स पर। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये जहां पर प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इलेक्ट्रोड 2 तरह का होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, अब तुम याद रख लेना, हम पहले भी बताए थे एक टर्म लॉन, यहां से क्वेश्चन आएगा कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। तो लॉन में याद रखना है N4 होगा लेफ्ट, तो बैटरी के जो बाएं तरफ रहेगा
उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? एनोड। तो उल्टा कर दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? कैथोड। बस इस कहानी को अब आप यहां से सुनिए कि एक कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अर्थ होता है बैटरी। बैटरी का मामला है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस भी होता है, गेन भी होता है। जहां लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, और जहां पर गेन होगा, रिडक्शन होगा, वो कैथोड होगा। इलेक्ट्रॉन चलेगा एनोड से कैथोड में जाएगा, करंट उल्टा चलेगा, कैथोड से एनोड में जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल यहां से आ जाए तो याद रखना वैल्यू दिया रहेगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को याद रखना। जिसका वैल्यू ज्यादा वो कैथोड है, जिसका वैल्यू कम वो एनोड है। कम, ज्यादा से कम को माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। इतना ही काम करना है। इस एक सवा घंटा के वीडियो में हम लोग सारा ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं और रिडॉक्स में जितना आएगा वो भी कर चुके हैं। यहां से आज वाले से 12 क्वेश्चन 100% आ रहा है, गिन के दिखा देंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। एक बार भी ये नहीं बोल रहे जो क्वेश्चन करवाए वो आएगा, इसका बात नहीं होता। जो थ्योरी करवाए वहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी बड़े फास्ट में हैं, बड़े स्पीड में हैं, क्योंकि परसों आपका एग्जाम इस वक्त तक खत्म हो गया रहेगा। तो इसलिए अभी पढ़िए, अभी और कोई बात मत कीजिए। अभी रील्स नहीं, रियल दुनिया में जाइए। अच्छा बात कीजिए, केवल रिवीजन कीजिए। आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री तो कर ही रहे हैं, मैथ्स करना है, जिनका बायो होगा बायो करना है, किसी को इंग्लिश, इको, कंप्यूटर, बहुत कुछ करना है। सारा चीज कीजिए। आपका ये एग्जाम आपका कुछ कैरियर सेट नहीं करता, ये आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपका अच्छा एग्जाम जाएगा तो 12th में आपको मजा आएगा। तो चलिए, इसे एंजॉय करने के लिए अगले वीडियो में 1 घंटा में हम लोग पूरे केमिस्ट्री का उटपटांग काम कर लेंगे, यानी कि स्पीड में चलेंगे, कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है। 100% आपका अगले वीडियो के साथ ही एग्जाम अच्छा जाएगा। तब तक के लिए जम के इसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, और हर बच्चा इसको शेयर कीजिए उन सारे बच्चे तक जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा। जरूरी यार, फ्री मिल रहा है, फ्री का तो कुछ भी लिया जाता है, मिट्टी भी लिया जाता है। आजकल मिट्टी भी महंगा बिकता है। तो चलो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना देर तक झेल लिए, कम बात नहीं, झेला नहीं है। पढ़ाई सब सोचना भी मत कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया, समझ गया। पढ़ा रहा है इसलिए अच्छा ही काम कर रहा है। तो जम के पढ़ो। तब तक के लिए क्या बोलते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद, बाय, टाटा। जो करना है अच्छे से रहना, मजे में रहना, लेकिन अभी मजा काट के केवल पढ़ाई करना, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ाई आशीर्वाद दे रहा है। बाय।